हमने इकाई कंप्लीट कर लिया है। अब हम इकाई के कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? देवनागरी लिपि हमारी हिंदी की लिपि है, हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, तो उसमें राजभाषा को घोषित कौन से अनुच्छेद के अंदर किया है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 347, 348, 343 और 345। तो हमने इकाई के अंदर पढ़ा था कि 343 के अंदर हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है जो मुंह से निकलती है? मूर्धन्य ध्वनियां, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन दे रखा है च छ ज झ, बी ट ठ ड ढ, सी प फ ब भ और डी त थ द ध। तो इसका आंसर होगा बी, ट ठ ड ढ। ये मूर्धन्य ध्वनियां हैं, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां जो हमारे मुंह के हमारी सांस के साथ निकलती हैं, ट ठ ड ढ। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया? राजभाषा मतलब जिसमें राजकार्य किया जाता है, जो भी राजकार्य किया जाता है जिस भाषा के अंदर, उसको राजभाषा कहते हैं। राजभाषा और राष्ट्रभाषा दो अलग अलग चीजें हैं। राजभाषा जिसमें राज के जो भी हमारे स्टेट के कार्य किए जाते हैं जिस भाषा के अंदर, वो राजभाषा कहलाती है। तो राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख कौन कौन से अनुच्छेदों में किया गया है? तो उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए दे रखा है 343 से 351, ऑप्शन बी दे रखा है 434 से 315, ऑप्शन सी 443 से 135 और ऑप्शन डी 334 से 153। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था कि हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया 343 में, तो इसका आंसर भी यही होगा, 343 से 351 तक। इसका ऑप्शन है ए, 343 से 351 तक। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं 343 से 351 तक के अनुच्छेदों के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? सघोष महाप्राण ध्वनि है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए क, बी ट, सी ज और डी ठ। तो आंसर है इसका ज। सघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? ज। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पीछे का स्वर, पश्च स्वर जो लास्ट में लगती मात्रा लगती है। तो जैसे इसमें ऑप्शन दे रखा अ, बी ई, सी ई और डी अ। तो इसका जो आंसर है पश्च स्वर जो है वो आ है, बड़ा आ। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? अब ऑप्शन ए दे रखा है पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। ऑप्शन बी दे रखा है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। ऑप्शन सी दे रखा है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। ऑप्शन डी दे रखा है हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो इसको सिंपली हम देख सकते हैं कि अपभ्रंश के बाद हिंदी आई थी, तो हम चारों ऑप्शन में देखते हैं अपभ्रंश के बाद हिंदी किस में दे रखा है, तो ऑप्शन ए के अंदर ही दे रखा है अपभ्रंश के बाद हिंदी। तो यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। और किसी ऑप्शन के अंदर अपभ्रंश और हिंदी आगे पीछे नहीं दे रखा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सही अनुक्रम क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। ध्वनि गुण क्या होते हैं? जैसे क, ख, ग और घ, इनकी ध्वनि क्या है? जैसे क के आगे लिखा हुआ है सघोष महाप्राण, ख के आगे लिखा हुआ है अघोष महाप्राण, ग के आगे सघोष अल्पप्राण और घ के आगे अघोष अल्पप्राण। तो उसका आंसर है ए, जिसके अंदर सीक्वेंस है 4 2 3 1। मतलब क का जो है वो है अघोष अल्पप्राण, क जो है वो अघोष अल्पप्राण है, ख जो है वो अघोष महाप्राण है, क अघोष अल्पप्राण है और ख अघोष महाप्राण है। ठीक है। और ग जो है सघोष अल्पप्राण, ग जो है वो सघोष अल्पप्राण है और घ जो है वो सघोष महाप्राण है। तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। भाषाविद मतलब राइटर एक तरफ से हैं और दूसरी तरफ उनके लिखे हुए ग्रंथ हैं। जैसे 4 राइटरों के नाम दे रखे, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, उदय नारायण तिवारी और रामविलास शर्मा। तो हम इनमें से देख सकते हैं कि इनके कौन कौन से ग्रंथ हैं, किसने क्या लिखा हो सकता है। जैसे 4 ग्रंथ दे रखे, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी व्याकरण, भाषा और समाज, हिंदी शब्द अनुशासन। और आपको याद है किसी भी चीज के बारे में याद है, मान लो आपको पता है कि जो रामविलास शर्मा है उन्होंने भाषा और समाज लिखा है, रामविलास शर्मा ने भाषा और समाज लिखा है, ये आपको पता है। तो देख लोगे कि डी का थर्ड कहां पर है, डी का थर्ड दे रखा है, बी में भी दे रखा है और डी में भी दे रखा है। तो 2 ऑप्शन आ गए हमारे पास। फिर हम देखते हैं इसमें किसका पता लगा सकते हैं, कामता प्रसाद गुरु, उन्होंने हिंदी व्याकरण लिखा था, कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण। अब ए में 2 दे रखा है, मैं बी ऑप्शन में, ए में 2 दे रखा है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हमारा
करेक्ट हो गया। तो कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है हिंदी व्याकरण, किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा है हिंदी शब्दानुशासन, और उदय नारायण तिवारी ने लिखा है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, और रामविलास शर्मा ने लिखा है भाषा और समाज। तो इसका सही आंसर है बी। इसमें 2 4 1 3, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो हमें किसी एक या दो राइटर का पता चल जाता है तो हम उसको मिलान कर सकते हैं, उसको सही मिलान कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र छोटा नागपुर है, क्योंकि राजस्थान हो नहीं सकता, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु यहाँ अलग अलग। तो मुंडा परिवार जो मिलता है वो नागपुर साइड ही मिलता है, तो छोटा नागपुर इसका आंसर होगा। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र जो है वो छोटा नागपुर है। फिर सुमेलित कीजिए। अब इसमें स्वर ध्वनियां दे रखी हैं, मतलब एक तरफ उनके नाम दे रखे और एक तरफ ध्वनियां दे रखी हैं। जैसे स्वर ध्वनियां, अब स्वर हमें पता है आ ई उ होता है, तो स्वर ध्वनियों ए में क्या आएगा? जैसे इसमें फोर्थ ऑप्शन ए का फोर्थ ऑप्शन है अंग अंग ए ओ, तो ये स्वर है। तो ए में 4 जो दे रखा है वो दे रखा है ऑप्शन डी के अंदर। ए में 4 जो दे रखा है वो ऑप्शन डी के अंदर ही दे रखा है और किसी के अंदर नहीं दे रखा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो मतलब स्वर ध्वनियां क्या हो गई? अंग अ ए ओ, ठीक है। और तालव्य ध्वनियां क्या हो गई? तालव्य ध्वनियां हो गई च छ ज झ, जिसमें हमारी जीवा जो होती है तालु से टकराती है, जीवा जो होती है तालु से टकराती है, तालव्य ध्वनियां होती हैं। अल्प प्राण ध्वनियां क्या हो गई इसके अंदर? अल्प प्राण ध्वनियां हो गई क त प ट, जिसके आगे हमें लंबा स्वर नहीं लगाना पड़ता, अल्प प्राण ध्वनियां हो गई। अघोष ध्वनियां क्या हो गई? अघोष ध्वनियां हो गई ख ठ थ फ। तो इसका आंसर हो गया 10th का आंसर हो गया डी। ठीक है, तो हमने एक से ही पता चल गया अंग अंग ए ओ, स्वर हमें पता स्वर क्या होते हैं, तो उसी से हमें पता चल गया इसका आंसर डी होगा। ठीक है। 11, इन बोलियों के उनके बोली क्षेत्र से मिल गया। एक तरफ बोलियां दे रखी है, एक तरफ बोली क्षेत्र दे रखे, जैसे ब्रज भाषा, भोजपुरी, मैथिली। अब तो कई लोगों को तो पता होता है कि कौन सी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा अलीगढ़ की तरफ बोली जाती है। ठीक है। भोजपुरी जो है वो भोजपुरी छपरा की तरफ बोली जाती है, बिहार की तरफ भोजपुरी बोली जाती है। मैथिली जो है वो दरभंगा की तरफ बोली जाती है। ठीक है। और अवधी जो है वो सुल्तानपुर की तरफ बोली जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रज भाषा को हम अगर अलीगढ़ से देखें तो ए में 4 है ऑप्शन बी, ए में 4 है ऑप्शन बी, तो इसका आंसर सही आंसर है बी। 11 का आंसर है बी। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? तो खड़ी बोली क्या हिंदी भाषा के बाद ही आई थी? हिंदी में खड़ी सबसे पहले खड़ी बोली आई थी, तो सबसे पहले कविताएं प्रेम की कविताएं लिखी गई थी, तो इसका आंसर प्रेम सागर ही होगा। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? प्रेम सागर के अंदर। ठीक है, 12th का आंसर है डी। 13, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो भारतीय भाषाएं जो है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? 8th अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। हमने जब रिकॉर्डिंग की है हमने पहले कई एक उसमें मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, अष्टम का मतलब होता है 8th अनुसूची के अंदर इसको तो शामिल किया गया है। 14, ग्रिम नियम किस भाषा ध्वनि से संबंधित है? जर्मन, फ्रेंच, रूसी और हिंदी। हिंदी तो हो नहीं सकता, ग्रिम बाहर की भाषा का ही है, तो ग्रिम हमारा जो है जर्मन से रिलेटेड है। ग्रिम जो है वो जर्मनी से रिलेटेड है, तो जो ग्रिम नियम है वो जर्मन भाषा में ही है। ठीक है, तो इसका आंसर है 14 का ए। 15, इन बोलियों को इनकी बोली क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। अब कौन सी बोली क्षेत्र में बोलियां बोली जाती है? जैसे बांगरू, भोजपुरी, कुमाऊनी, खड़ी बोली। और एक तरफ शहर दे रखे हैं अलीगढ़, मेरठ, अल्मोड़ा, छपरा, रोहतक। अब जैसे बांगरू है, बांगरू हरियाणा बोली जाती है, तो हरियाणा का शहर कौन सा दे रखा है? रोहतक। तो ए में 5 ऑप्शन ए के अंदर ही दे रखा है, तो इसका आंसर ए ही होगा। ठीक है, बांगरू जो है वो रोहतक में बोली जाती है। भोजपुरी जो है वो छपरा में, बिहार की तरफ। कुमाऊनी हमारी जो है अल्मोड़ा में बोली जाती है, कुमाऊनी और अल्मोड़ा में। और खड़ी बोली जो बोली जाती है वो मेरठ में बोली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी एक भाषा से भी आंसर का पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो इसका सीधा आंसर है नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? अब उत्तर प्रदेश में अवधी बोली भी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश से बिहार से रिलेटेड है तो ब्रज भाषा भी आ जाती है, उसके अंदर खड़ी बोली भी आ जाती है। केवल मैथिली नहीं बोली जाती, वहां पर कौन सी बोली नहीं बोली जाती? मैथिली नहीं बोली जाती। आंसर 17 का ऑप्शन है 3 सी। 17 का ऑप्शन सी है मैथिली, तो उत्तर प्रदेश के अंदर मैथिली बोली नहीं बोली जाती। 18, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो ये भी हमने पढ़ा था, पुरानी हिंदी नामकरण किया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था,
तो इसका आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950, अब हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद हुआ था। 14 सितंबर 1949, यस। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी, तो इसीलिए 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 2 बार देखा, 1955, 1949। तो जो राजभाषा को औहदा मिला था वो संविधान लागू होने से पहले मिला था। संविधान लागू हुआ 1950 में, तो उसका आंसर होगा 14 सितंबर 1949, ठीक है। तो इसीलिए 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली, और तभी से 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है भारत के अंदर। ये क्वेश्चन भी बन सकता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी का पाणिनि किसी को कहा जाता है? तो हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित बोलियों में से उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेल लीजिए। अब इसको भी भौगोलिक क्षेत्र के साथ, जैसे हड़ौती है, बघेली, गढ़वाली, कन्नौजी। अब इनमें से कॉमन भाषा है गढ़वाली। गढ़वाली हम सबको पता है उत्तराखंड में बोली जाती है। तो साइड में ऑप्शन देखो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो हम गढ़वाली को उत्तराखंड से मैच करते हैं। सी में 1 दे रखा, ऑप्शन सी में, और किसी में नहीं दे रखा, तो ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर होगा 21 का, ठीक है। तो गढ़वाली बोली जाती है उत्तराखंड के अंदर, हड़ौती बोली जाती है राजस्थान के अंदर, हड़ौती राजस्थान के अंदर, बघेली मध्य प्रदेश में, बघेली जो है वो मध्य प्रदेश में बोली जाती है, गढ़वाली उत्तराखंड में बोली जाती है, और कन्नौजी जो है वो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, ठीक है। कन्नौजी उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। क्रिया रूप जैसे करो, करहु, करो, करा, तो यह भाषा है किसी प्रकार की। तो करो कौन सी भाषा में यूज होगा? करो जो है वो ज्यादातर बिहार की तरफ ब्रज भाषा में इस्तेमाल होता है, करो जो है। तो करो का क्या है? ब्रज। तो ए का 4, ऑप्शन ए ही दे रखा है इसका अंदर, तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन ए। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूप देने का प्रयास किया? तो पाणिनि का सबसे फेमस जो ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी है, तो उसका आंसर भी क्या है? अष्टाध्यायी है, ठीक है। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? अब शब्द रचना में प्रत्यय भी होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं, शब्द रचना में उपसर्ग भी होते हैं जो शब्द के पहले भी लगते हैं, और धातु तो होनी जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो किस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी? केवल पद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शब्द रचना में पद का योगदान नहीं होता, तो इसका आंसर है पद। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? रूप साधक मतलब जैसे रूप का पता चलता है। बचपन, ये तो बचपन किसी रूप का नहीं है। मातृत्व एक फीलिंग है, मातृत्व। एकता, ये भी एक फीलिंग है, क्वालिटी है। लड़के, इससे पता चलता है कि लड़के मतलब एक रूप है, पुलिंग। तो इसका आंसर क्या है? लड़के। निम्नलिखित में किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय? तो लड़के जो है वो रूप साधक प्रत्यय है, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, लड़के। 25 का आंसर बी, लड़के।